आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग का भारत का भूगोल से चैप्टर रहेगा जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जीडीसी और यूपीएससी के जो पेपर होगा उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं भारत का भूगोल। चूँकि ये पहला क्लास है और आप जानते होंगे कि जब तक कोई उसका क्लास का आपको बता ना दिया जाए कि कब कितने क्लास कहाँ चलेंगे, तब तक क्या होता है बच्चों के दिमाग में समझ में आता नहीं है। इसीलिए कोई क्लास के पहले मैं क्या करता हूँ, उसको डायग्राम बना देता हूँ। ये हम लोग भारत का सामान्य भूगोल या भारत का भूगोल जो पढ़ेंगे, पहला चैप्टर रहेगा भारत की नदियाँ, याद रखिएगा, जो आज चलने जा रहा है। उसके बाद उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र। तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र क्लास होगा। चौथा जो है तटीय मैदान व द्वीप समूह क्षेत्र। पांचवा मरुस्थल क्षेत्र। छठवां भारत का परिचय। सातवां भारत के जलवायु। आठवां भारत की मृदा। नौवां भारत के परिवहन। 10वां भारत की बंदरगाह। 11वां भारत के दर्रा व घाटी। 12वां भारत के झील जलप्रपात। 13वां भारत का जनजाति। 14 भारत की सिंचाई। 15 भारत के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। 16 भारत के प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं। 17 भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां और भारत के भूगोल संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। ये क्लास जो है हम लोग की चलने जा रही है, शुरू होने जा रही है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब नोट्स है। बिल्कुल समझ लीजिए मेहनत की स्याही से बनाया गया है और इसके आप पढ़िएगा। पिछले साल भी कुछ बच्चे जो ऑनलाइन मेरे क्लास कर रहे थे बता रहे थे सर कि मैंने आपके नोट से ही मैंने प्री निकाला, जो है पीसीएस प्री निकाला, बिहार की कई परीक्षाएं को निकाला। क्योंकि जब नोट्स कहीं से भी कंटेंट जब पूरे होते हैं तो कहीं से प्रश्न आएंगे तो आपसे हल हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करने से पहले सबसे पहले कुछ जनरल चीज आपको बता दें कि भारत में आप सब जानते होंगे राज्यों की संख्या कितनी है, सब लोग जानते हैं 28। ठीक है, केंद्र शासित राज्यों की संख्या सबको मालूम होगा 8। ठीक है, भारत में स्थलरुद्ध राज्यों की संख्या कितनी है, 5। स्थलरुद्ध क्या होता है, लैंडलॉक्ड स्टेट, मतलब जिसके चारों ओर जो है नदी न हो। ठीक है, ऐसे आप देखिए इसको क्या परिभाषित कर सकते हैं कि अगर ये स्थल है, ठीक है, ये स्थल है और इस स्थल के चारों ओर अगर जल होगा तो क्या बोलेंगे, इसे द्वीप कहेंगे, आप जानते होंगे। अगर ये स्थल है और इस स्थल का 3 ओर पानी होगा तो इसे क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। जैसे दक्षिण भारत का हिस्सा क्या होता है, प्रायद्वीप होता है, आप जानते होंगे। और अगर ये स्थल है और इस स्थल के चारों ओर भी स्थल हो अगर, तो उसे क्या बोलेंगे, स्थलरुद्ध, ये बोलते हैं, लैंडलॉक बोला जाता है। ठीक है, इसकी बाकी डिटेल क्लास तो आगे हम लेंगे ही आपको। ठीक है, आपको बेहतरीन तरीके से कोशिश करेंगे समझाने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितना है, तटीय राज्यों की संख्या 9 है। तटीय राज्य कितने हैं, आप गुजरात से ले लेंगे, गुजरात के बाद नीचे आ जाएंगे, फिर कहाँ, महाराष्ट्र, ठीक है, गोवा, कर्नाटक, उसके बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, उसके बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु याद रखिएगा दोनों में कॉमन है। ठीक है, अभी आगे उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। भारत में राज्यों की राजभाषा हिंदी, कितने भाषाओं की राजभाषा हिंदी है, तो 9 राज्यों की राजभाषा क्या है, हिंदी है। नेक्स्ट देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लग रहा है कि ये आपके एग्जाम में आता भी है और आएगा, इसे जरूर रख लीजिएगा, मैंने इसको जानबूझ के यहाँ रखा है। 31 अक्टूबर का दिन याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 का दिन, ये डेट याद रखिएगा। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित राज्य बनाकर 2 राज्य बना दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, मैटर पुराना हो गया है लेकिन ये डेट आप याद रखिएगा। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन है, आर.के. माथुर, याद रखिएगा, प्रथम है, लेकिन वर्तमान में कौन है, बी.डी. मिश्रा। ठीक है, जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू और वर्तमान में कौन है, मनोज सिन्हा। और गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में सीएजी नियंत्रण महालेखा परीक्षक बन गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भूगोल एक ऐसा चैप्टर है जिससे सबसे अधिक जीके जीएस करंट निकलते हैं, इसलिए इसको बेहतरीन तरीके से, मतलब आराम से पढ़िएगा, कहीं से भी जीके जीएस निकले तो आपको गलत एग्जाम में आपके न हो। नेक्स्ट आप एक और डेट याद रखेंगे, भारत में 26 जनवरी 2020 को 9 केंद्र शासित प्रदेशों में दादर नगर हवेली तथा दमन द्वीप को जो है एक में मिला दिया गया। ठीक है, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 9 से 8 हो गई। ठीक है, 8 है भी। अब देखिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना, जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा और लद्दाख के उपराज्यपाल बी.डी. मिश्रा। लद्दाख के विषय में एक चीज और बता दूं, भारत का, याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है, किताब में अभी भी अंडमान निकोबार दिया है लेकिन नहीं, याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बन चुका है। ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछे, आप परीक्षा में क्या आंसर लगाएंगे, जो है अंडमान निकोबार लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप,
पुडुचेरी पांडुचेरी के उपराज्यपाल कौन है? तमिल साई सुंदर राजन। ये सब रटा होना चाहिए आपको बिल्कुल, ठीक है। जैसे हिंदी पढ़ने से पहले, इंग्लिश पढ़ने से पहले अल्फाबेटिकल आपको मालूम होना चाहिए, उसी तरह ये सब जनरल चीजें। अब हम लोग शुरू करते हैं क्लास यहाँ से भारत की नदियाँ, ठीक है। भारत की नदियों को शुरू करने से पहले कोशिश करूंगा कि चित्रों के माध्यम से आपको बताऊं, ताकि और आराम से आपको समझ में आ जाए। जैसे हम शुरू करते हैं यहाँ से, एक चित्र लेते हैं भारत का, ये चित्र ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। इसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये भारत है और इस भारत का दो हिस्सा करते हैं। एक हिस्सों को हम जो है उत्तरी हिस्सा और नीचे वाले को दक्षिणी हिस्सा। आप जानते हो कि मैप देखने के लिए आप जिस दिशा में जहां भी बैठे हो, ऐसे बैठे हो, तो ऊपर वाला जो हिस्सा होगा ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, ऊपर वाला क्या होता है? उत्तर, और दाहिने वाला क्या होता है? पूरब। ये याद रखिएगा हमेशा, दाहिने वाला पूरब, ऊ से ऊपर वाला उत्तर। इसको उल्टा कर लीजिए, ऊपर वाला अगर उत्तर होगा तो नीचे क्या होगा? दक्षिण होगा। दाहिने वाला पूरब है तो बाएं वाला क्या होगा? पश्चिम होगा, ठीक है। तो जैसे मेरा इधर है तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ये उत्तर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो ये इधर जो उत्तर भारत में क्या होता है कि सदाबहार नदियां का, जो इधर नदियों को पानी हमेशा रहता है 12 महीने, और दक्षिण भारत में जो नदियां होती हैं वो 12 महीने जो है पानी उसमें नहीं होता है, सूख जाता है। सिर्फ एक ही नदी है कावेरी नदी, जिसमें 12 महीने पानी होता है, ठीक है। तो उसी की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ शुरू करेंगे भारत की नदियां, देखेंगे ध्यान से आप। भारत की नदियों का विभाजन उत्पत्ति एवं जल के आधार पे, याद रखिएगा, उत्पत्ति एवं जल के आधार पे किया गया है। इस आधार पर इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। देखिएगा, अलग अलग भूगोलवेत्ता विभाजन अलग अलग प्रकार से करते हैं। जैसे आप मेथोलॉजी पढ़ेंगे, जब शोध पढ़ेंगे, तो उसमें आप जानते होंगे कई जितने भी विद्वान हैं अपने अपने तरीके से उन्होंने वर्गीकरण किया। उसी तरह इसमें भी, या कई चैप्टर जो है आप हम लोग जीएस से पढ़ाते हैं तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मिलते हैं। यहाँ आप मुख्य रूप से दो जानिएगा कि जो है भारत की नदियां उत्पत्ति और जल के आधार पर किया गया। इस आधार पर इसे दो भागों में विभाजित किया गया। पहला याद रखिएगा, हिमालयी नदियां या बारहमासी नदियां या सदाबहार नदियां, ठीक है। ये क्या होती हैं? ये नदियां हिमालय निकलती हैं, ये नदियां हिमालय से निकलती हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास इत्यादि, ठीक है। दूसरी प्रकार की नदियां कौन सी हैं? प्रायद्वीपीय नदियां या बरसाती नदियां या मौसमी नदियां, ठीक है। ये नदियां दक्षिण भारत की नदियां कहलाती हैं, और जैसे चंबल नदी, बेतवा नदी, दामोदर नदी, स्वर्ण नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी इत्यादि। अपवाद में कावेरी नदी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में आपको बताने जा रहे हैं जो एग्जाम में आता है। और वीडियो को जो लोग अभी तक लाइक सब्सक्राइब न किए हों, मेरा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने ग्रुप में इसको शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे कैलाश मानसरोवर की चर्चा करेंगे, इसको मानसरोवर झील के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से ये प्रश्न बहुत ज्यादा उठता है कि तीन नदियों के विषय में आप जानेंगे। एक नदी जो है सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु आम के विषय में जानते होंगे, ऐसा आम जिसके अंदर गुठली नहीं होता है, नाम क्या है? सिंधु आम। ये सिंधु नदी की हम चर्चा कर रहे हैं, सिंधु नदी। और ये सतलज नदी, अक्सर एग्जाम में आता है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे है। इसकी डिटेल चर्चा करेंगे, तीनों की चर्चा करेंगे। और इस कैलाश मानसरोवर से एक नदी यहाँ जा रहा है जिसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, असम में। अरुणाचल में दिहांग नदी, और यहाँ अष्टांगपुर नदी के नाम से जानते हैं, लेकिन हम यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी लिख रहे हैं आपके समझने के लिए, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। बहुत ज्यादा गहराई से मत पढ़िएगा, मतलब जितना बता रहे हैं उस लेवल को अगर ध्यान से समझे रहेंगे तो एग्जाम में प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने का एक और तरीका होता है एलिमिनेट करना, खारिज करना। अगर आप 50% भी ठीक से पढ़े हुए ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 75% कर लेंगे। और इंडिया कोई भी एग्जाम, आईएएस से कोई भी देख लीजिए, 65 से 70% लाने पे सिलेक्शन उसमें हो जाता है। तो 50% भी ठीक से अगर आप जानेंगे तो बाकी आप छाट लेंगे, ये इसका नहीं होगा, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो इसका यही होगा। इसी को जो है एलिमिनेट करना, खारिज करना कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा किसी की जाए, सबसे पहले बारी बारी नदी चर्चा कर ले। ऐसे देखिएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा, इसमें से प्रश्न कैसे उसको देखा जाए। प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम, यहाँ मैं लिखता हूँ, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है, ठीक है। पहला गंगा, दूसरा यमुना, तीसरा ब्रह्मपुत्र,
ठीक है, और चौथा जो है कावेरी, ठीक है, या एक टेढ़ा नाम कुछ दे देगा, ऐसा टेढ़ा नाम कि आपको लगेगा। तो किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ये प्रश्न जरूर आता है, याद रखिएगा, हर एग्जाम में एग्जामिनर इसको पसंद करता है और देता है। यानी कैलाश मानसरोवर बताया जाता है, शिव शंकर माता पार्वती यहाँ ही रहते हैं लोग कैलाश मानसरोवर में, ऐसी धारणा है। और माउंट एवरेस्ट से भी नीचा है, याद रखिएगा, ऊंचाई उसकी कम है कैलाश पर्वत की, लेकिन आज तक रिकॉर्ड है, कोई वैज्ञानिक उस पर गया नहीं है। आज तक रिकॉर्ड है, उसके ऊपर से कोई जहाज नहीं उड़ता, कोई पंछी नहीं उड़ता, ठीक है। ये मैं धार्मिक बात नहीं बता रहा हूँ, ये रिकॉर्ड बना हुआ है। तो कैलाश मानसरोवर से, ये झील से जो है 3 नदियां निकली। तो हम लोग बारी बारी चर्चा किया जाए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। और ये देख लीजिएगा, यहाँ से फिर से सतलज नदी आके यहाँ पाकिस्तान में चला जाता है। सिंधु नदी भी लद्दाख से और जम्मू कश्मीर से होते हुए चला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, तिब्बत के बाद चीन, चीन के बाद देखिएगा भारत, भारत के बाद बांग्लादेश में चला आता है, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, एग्जामिनर पूछता है कि जो प्रमुख नदियां हैं वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजर रही हैं, या कितनी ये प्रमुख नदियां कितने देशों से होकर गुजर रही हैं, ऐसे प्रश्न आता है। बाकी जनरल प्रश्न तो आप जानते होंगे, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, और कितने भारत में कितने प्रदेशों से होकर बहती है, तो 5 प्रदेशों से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश में कितने राज्यों से होकर बहती है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है, तो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है, तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और बलिया जिले से निकल जाती है, ठीक है। ऐसे प्रश्न है। सबसे कम किस राज्य में बहती है, तो झारखंड में बहती है, ऐसे प्रश्न है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक जो है नदी के विषय में। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे जो है ब्रह्मपुत्र नदी का, क्योंकि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे लंबी नदी गंगा नदी, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, यानी इस नदी की चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? कब कमेंट भी कर लिया करिए आप लोग, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में, पहले इस नदी के विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अब देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, ये आ गया कैलाश मानसरोवर झील, जैसे आप देख रहे होंगे कैलाश मानसरोवर झील, ठीक है। तो ऐसे करके ये है, तो ये भी आपको ऐसे करके ऐसे बना दिया गया है, ठीक है। कैलाश मानसरोवर से, मानसरोवर झील से निकला क्या, एक नदी जो तिब्बत में है, और तिब्बत में है तो उसका नाम क्या है, सांगपो नदी। तिब्बत में नाम क्या है, सांगपो नदी। आपके एग्जाम में कभी कभी आता है कि सुमेलित करिए, और इधर नाम दे देगा और इधर से मिलान करना रहता है कि कौन किस स्थान से कहाँ है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। सांगपो नदी कहाँ है, चीन, तिब्बत में। और यहाँ देखिएगा चीन आ जाता है, ठीक है। चीन में भी जो है यही इसका नाम होता है। भारत में याद रखिएगा, भारत में अगर आप देखेंगे तो यहाँ भारत में बिल्कुल ये देखिएगा अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। तो भारत में ये नमचा बरवा पर्वत श्रृंखला होती है, याद रखिएगा, नमचा बरवा पर्वत श्रृंखला से ये प्रवेश करता है। और ये यांगयांग दर्रा से पूछा हुआ है कि यांगयांग दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। उससे कौन सी नदी प्रवेश करती है, तो कह सकते हैं सांगपो नदी प्रवेश करती है। जब यही सांगपो नदी जब प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका नाम क्या हो जाता है, दिहांग नदी, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो यांगयांग दर्रे से। और अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान से, तो नमचा बरवा पर्वत श्रृंखला से, यह नमचा बरवा से प्रवेश करती है। उसके बाद यह नदी आती है सीधे कहाँ, ये आपके अरुणाचल प्रदेश के बाद सीधे असम राज्य में आ जाएगी, ध्यान देखिए, असम राज्य में आ जाएगी। लेकिन देखिए यहाँ एग्जाम में जो पूछता है मैक्सिमम उसी को हमने हाईलाइट किया है। यहीं पे आप देखेंगे एक नदी आके सहायक नदी बन जाती है। अब सहायक नदी किसे कहते हैं, वह नदी जो अपना अस्तित्व किसी बड़े नदी में आके मिला के समाप्त कर दे, उस नदी को सहायक नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे लोहित नदी है, कहीं से भी आ रही है और यहाँ पे आके आपके दिहांग नदी में या ब्रह्मपुत्र नदी में आके अपने अस्तित्व को समाप्त कर दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लोहित नदी, ठीक है। तो लोहित नदी में आप जानते होंगे भूपेन हजारिका पुल है या ढोला सदिया पुल है, भारत का सबसे बड़ा पुल, याद रखिएगा, 9 किलोमीटर लगभग है ये। भारत का सबसे बड़ा कौन सा पुल है, जो है भूपेन हजारिका पुल। उसके बाद जब ये आएगा दिहांग नदी आएगी, फिर यहाँ देखिएगा ये दिहांग नदी के बीच में चारों दोनों इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो इधर भी ये नदी ऐसे घूम आ रही है और इधर ऐसे घूम आ रही है और घूम के पुनः यहाँ मिल जा रही है। और बीच में जो एक जो है द्वीप बन जा रहा है, द्वीप बताए थे आपको, कोई स्थल है उसके चारों ओर नदी हो तो क्या होगा, उसे द्वीप कहेंगे। तो इसे माजुली जिला कहा जाता है, ये असम में है। भारत का इकलौता सबसे बड़ा सबसे छोटा, याद रखिएगा, माजुली नदी द्वीप किस पे है, प्रश्न क्या आता है कि किस नदी पर माजुली
जिला बसा हुआ है तो किस पे कह सकते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है। दूसरा प्रश्न आता है माजुली नदी, माजुली जिला कहाँ किस राज्य में है, तो असम में है। उसके बाद जब ये ब्रह्मपुत्र नदी आगे आता है, आप देखिएगा एक मानस नदी इधर से आ जाता है, और मानस नदी कहाँ से निकलता है, भूटान से इसी ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाता है। पुनः ये ब्रह्मपुत्र नदी जब आगे आता है तो तीस्ता नदी आता है, तीस्ता नदी सिक्किम से निकलता है और ये भी आके ब्रह्मपुत्र में मिल जाता है। और जब यहाँ तो असम होता है, आसाम होता है, और यहाँ से जब ये बांग्लादेश में घुस एंट्री करता है तो बांग्लादेश में इस ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना नदी पड़ जाता है। ये एग्जामिनर बहुत ज्यादा यहाँ से प्रश्न रखता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जो है बांग्लादेश में क्या पड़ता है, जमुना नदी। उधर से आप देखेंगे पश्चिम बंगाल से एक नदी आ रही होगी, उसे बोलते हैं गंगा नदी, और जब इस गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में आके इसका नाम हो जाता है पद्मा नदी। क्लियर है। ये दोनों नदियां जहां मिलती हैं वहां पे एक नदी बनती है जिसका नाम है मेघना नदी, और ये मेघना नदी सीधे कहाँ आती है, बंगाल की खाड़ी में आती है, और यहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है। खाड़ी आप लोग समझ रहे हैं, खाड़ी प्रायद्वीप का उल्टा होता है। जैसे ये हमने बताया आपको, ये स्थल है और इस स्थल के तीन ओर क्या हो, जल हो, तो इसे प्रायद्वीप कहेंगे, यानी प्रायद्वीप भारत, दक्षिण भारत। ये चीज उल्टा कर दिया जाए कि यहाँ पे जल हो, ठीक है, जल हो और इधर तीन ओर स्थल हो, 1 2 3, तीन ओर स्थल हो, तो इसे क्या बोलेंगे, खाड़ी बोलते हैं। ठीक है। वह जल जिसके तीन ओर स्थल हो खाड़ी, वह स्थल जिसके तीन ओर जल हो प्रायद्वीप। ठीक है, याद हो गया आपको। तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी का स्ट्रक्चर था, इसे आप याद कर लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा हम लोग आते हैं सतलज नदी का, यानी देखिएगा इस नदी को हम लोग क्लास ले लिए, अब इसकी क्लास ले रहे हैं, इस नदी के विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, सतलज नदी के विषय में अब आते हैं हम लोग सतलज नदी पे। ठीक है। अब देखिए, अब ये कैलाश मानसरोवर यहाँ हमने बना दिया चित्र को समझने के लिए। जैसे ये चीज था ना यहाँ पे, ये कैलाश मानसरोवर झील, तो ये ऐसे ऐसे आ रहा है। ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ बना दिया है, ये यहाँ पे। ठीक है, इसको समझेंगे आप। तो अब देखिएगा मानसरोवर झील से सतलज निकलता है। प्रश्न एक आता है कि यह किस दर्रे से, तो शिवकिला दर्रे से। तो है शिवकिला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रा से ये जो है सतलज नदी प्रवेश कर रहा है। ठीक है, प्रवेश कर रहा है। और इधर व्यास कुंड से व्यास नदी आता है, व्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा नदी, याद रखिएगा। ठीक है। और ये कपूरथला से होते हुए दोबारा इस सतलज नदी में मिल जा रहा है। और इसी सतलज नदी पर आगे चल के एक जलाशय है, गोविंद सागर जलाशय, याद रखिएगा। कौन सा जलाशय है, गोविंद सागर जलाशय। और फिर दोबारा जब ये सतलज नदी यहाँ आगे बढ़ रहा है तो इस पे एक बांध है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध। यही एग्जामिनर बाबा प्रश्न करता है कि किस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध है, तो आप क्या आंसर देंगे, सतलज नदी। ठीक है, इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे, सतलज नदी का चित्र है ये। ठीक है, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता है कि सतलज नदी पर कौन सा बांध है, भाखड़ा नांगल बांध। पुनः आएंगे इस जो है सतलज नदी पर आगे जब जाएंगे तो यहाँ देखेंगे हरिकेज बैराज है। ठीक है, हरिके बैराज, हरिके बैराज से एक नदी निकल रही, एक नहर निकल रही है, और इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। प्रश्न आता है अक्सर एग्जाम में, भारत का सबसे लंबा नहर कौन सा है, तो इंदिरा गांधी नहर आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नहर शारदा नहर, याद रखिएगा। नहरों का राज्य किसे कहते हैं, राजस्थान को याद रखिएगा। नहरों का देश किसे कहते हैं, पाकिस्तान, याद रखिएगा। अक्सर एग्जाम में सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे हरिकेश बैराज से कौन सी नहर निकल रहा है, इंदिरा गांधी नहर, जो भारत का सबसे लंबा नहर है। उत्तर प्रदेश से क्या बताया हमने, शारदा नहर। ठीक है, नहरों का राज्य कौन सा है, राजस्थान। नहरों का देश पाकिस्तान। ठीक है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताना है आपको नदियों का देश किसे कहा जाता है, नदियों का देश किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, मैं आप सबके जो है उसका जवाब दूंगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये जब सतलज नदी यहाँ आ रहा है तो सिंधु नदी जो ऊपर से आ रही है इसी में आके मिल जाता है, किसमें, सिंधु नदी ऊपर से आके इसमें मिल जा रहा है। जैसे आप देखेंगे ये सिंधु नदी यहाँ आया तो यहीं पे आके ये मिल जा रहा है। ठीक है, और पाकिस्तान में चला जा रहा है, इसके बाद एग्जाम में नहीं पूछता है। अब हम लोग तीसरा नदी देखने जा रहे हैं, सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी के प्रवाह को हम लोग देखने जा रहे हैं, सिंधु नदी का प्रवाह। ठीक है, ये देखने जा रहे हैं, ये देखिएगा सिंधु नदी। फिर से समझ लीजिए इसको, यहाँ पे ये हम लोग नदी, तीन नदी के विषय में पढ़ने जा रहे थे जिसका उद्गम भारत में नहीं है। ये हमने ब्रह्मपुत्र बता दिया आपको, सतलज नदी बता दिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंधु नदी। ये देखिएगा सिंधु नदी लद्दाख में प्रवेश करता है, पुनः जम्मू कश्मीर प्रवेश करता है और ये पाकिस्तान में चलाता है। ठीक है, इसके विषय में देखने जा रहे हैं हम लोग। ये है आपका सिंधु नदी। ठीक है, कैलाश
मानसरोवर या मानसरोवर झील से निकला और ये कहाँ प्रवेश किया? लद्दाख में। और लद्दाख में आप देखेंगे ध्यान से, प्रश्न आया भी है, इससे इसी सिंधु नदी से जो है एक नदी निकल रहा है जिसका नाम है जास्कर नदी। कहाँ? लद्दाख में। ये प्रश्न आएगा जास्कर नदी किस राज्य में है, ये प्रश्न आ सकता है। सिंधु नदी से एक नदी निकला जिसका नाम क्या है? जास्कर नदी। पुनः आप देखेंगे कि आगे आप जब चलेंगे तो आगे जम्मू कश्मीर में इसी में जो है एक नदी गिलगित नदी, ठीक है, इसमें मिल रहा है, और एक नदी निकल रहा है जिसका नाम क्या है? श्योक नदी। श्योक नदी से निकल रहा है और यही सिंधु नदी दोबारा जो है पाकिस्तान में फिर यहाँ पे चला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे गंगा नदी का प्रवाह। देखा जाए अक्सर इससे एग्जाम में पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, अक्सर एग्जाम में से प्रश्न आते हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी, ठीक है। नील नदी कहाँ है? तो मिस्र देश में है। अमेजन नदी कहाँ है? तो ब्राजील में है, ठीक है। उद्गम उसका पेरू से अलग होता है लेकिन इसको ब्राजील ही कहा जाता है, ठीक है। इसके विषय में बताएंगे डिटेल। अब यहाँ देखेंगे हम लोग, एक नदी आ रही है अलकनंदा नदी, इसको थोड़ा चेंज कर लें। आप देखेंगे अलकनंदा नदी इधर से आ रहा है, ठीक है, और इधर से आ रहा है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी आ रहा है और दोनों एक जगह मिल जा रहे हैं, एक जिला में, जिस जिला का नाम है देवप्रयाग। और देवप्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड में, याद रखिएगा, उत्तराखंड में है, ठीक है। भागीरथी नदी अलकनंदा नदी कहाँ मिलते हैं? सब देवप्रयाग जिला में, या देवप्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड में। और यहाँ से इन दोनों का नाम हो जा रहा है गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी। और उसके बाद ये गंगा नदी हरिद्वार में, एक प्रश्न आता है गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है? तो हरिद्वार से, याद रखिएगा, हरिद्वार से जो है ये प्रवेश करती है, ठीक है। और हरिद्वार इसका नाम क्यों पड़ा? जो है एक तरह का घास पाया जाता है जिस कारण से यहाँ पे इसका हरिद्वार नाम पड़ा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे धार्मिक दृष्टि से देखेंगे तो कुछ और आंसर होगा, जो चूंकि भूगोल विषय हम लोग पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो जियोग्राफी दृष्टि से हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। आप देखेंगे बिजनौर, यहाँ से आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश यूपी हो गया। मैंने आपको बताया था बिजनौर से प्रवेश करती है गंगा नदी, और यहाँ आप देखेंगे यूपी यहाँ तक, और बलिया से ये निकल जाता है। एक प्रश्न ये आंसर क्लियर हो गया। फिर ये गंगा आती है कहाँ? प्रयागराज में। और आप जानते हैं प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, या कुंभ हर प्रतिवर्ष लगता है। और किस नदी के संगम पे? तो यहाँ से यमुना नदी देखिए आ रहा है, यहाँ से यमुना नदी और यहाँ से गंगा नदी, और इसी संगम पे जो है कुंभ मेला लगता है माघ महीने में, ठीक है। आप लोग नहाने जाते होंगे, मैं तो जाता हूँ भाई नहाने। कितने लोग नहाने जाते होंगे? नहाने से क्या होता है ये नहीं है, लेकिन पूर्वज ऐसे जाते थे तो हम लोग भी नहाने भी अभी भी मैं जाता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, अब प्रश्न क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे। बंदरपुछ पर्वत उत्तराखंड, ठीक है। और उत्तराखंड से आप देखेंगे ये यमुना नदी इटावा, हमीरपुर, बांदा और प्रयागराज होते ये पहुंच जा रही है। बीच में और भी जगह जाता है, उसका नाम एग्जाम में जो कम आता है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिएगा ये पूछेगा क्या कि जो है केन नदी किसकी सहायक नदी है? तो केन नदी यमुना में, ठीक है, बांदा में। उसके बाद बेतवा नदी हमीरपुर में, और चंबल नदी जो है इटावा में आके यमुना नदी से मिल जाता है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, केन नदी कहाँ मिलता है? बांदा में। बेतवा नदी हमीरपुर में, और चंबल नदी इटावा में आके ये मिल जाता है। और ये यमुना नदी जाके लास्ट में कहाँ चला जाता है? यहाँ पे सहायक नदी बन जाता है किसका? जो है गंगा नदी का, ठीक है। ये प्रश्न आता है यहाँ से। और दूसरा एक प्रश्न ये भी आता है कि ये उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से चंबल नदी होके बहती है? तो याद रखिएगा एक ही जिले में, बस इटावा में, और जाके वहीं ये यमुना से मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद किसी दूसरे जिले में प्रवेश नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे भारत की प्रमुख नदियों के विषय में चर्चा करेंगे। और पूछता है आपके एग्जाम में अक्सर कि कौन सी नदी किस शहर के किनारे बसा है, ये प्रश्न आता है। अब देखेंगे आप यहाँ पे आगरा, ठीक है, आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद, यमुना नदी, देवप्रयाग, हरिद्वार, कानपुर, पटना, बनारस, इलाहाबाद, गंगा नदी, ठीक है। फिर देखेंगे डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्र नदी, लखनऊ, जौनपुर, गोमती नदी, उज्जैन, शिप्रा नदी, नासिक, गोदावरी नदी, अयोध्या, सरयू नदी, अयोध्या, कलकत्ता, हुगली नदी, अहमदाबाद, साबरमती नदी, लुधियाना, सतलज नदी, विजयनगर, कृष्णा नदी, उड़ीसा, महानदी, सूरत, ताप्ती नदी, गोरखपुर,
राप्ती नदी, मुख्यमंत्री सीएम सिटी है। तो राप्ती नदी का प्राचीन नाम अचिरावती नदी, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि राप्ती नदी का क्या नाम है, प्राचीन नाम अचिरावती नदी, याद रखिएगा। श्रावस्ती और जो है गोरखपुर में ये राप्ती नदी है और राप्ती नदी का क्या नाम है, अचिरावती नदी। नेक्स्ट आप देखेंगे, कभी कभी एग्जाम में क्या करता है एग्जामिनर जो है, कुछ विश्व के प्रमुख नदियों के विषय में चर्चा करता है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे न्यूयॉर्क, ठीक है, ये न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में, यूएसए में, हडसन नदी किनारे है, याद रखिएगा। लाहौर पाकिस्तान में रावी नदी किनारे है, ठीक है। और रावी नदी का प्राचीन नाम पारुश्री नदी, याद रखिएगा। पारुश्री नदी किसका प्राचीन नाम है, रावी नदी का, ठीक है। विश्व का प्रथम युद्ध लड़ा गया था इसके किनारे, दसराज युद्ध। फिर है पेरिस, फ्रांस, याद रखिएगा, सीन नदी। लंदन किस नदी किनारे है, तो टेम्स नदी। और सिडनी किस नदी किनारे है, डार्लिंग नदी। और काहिरा कहाँ किस किनारे है, तो नील नदी के किनारे है, ठीक है। भारत के प्रमुख नदियों का उद्गम पूछता है आपके एग्जाम में कि किस नदी का उद्गम कहाँ हुआ और उस नदी का मिलन किस जगह हुआ, यह अक्सर एग्जाम में आता है। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, रोहताक दर्रे से, याद रखिएगा, यानी रोहताक दर्रे से प्रवेश करती है। ब्यास नदी का ब्यास कुंड रोहताक दर्रा के पास जो है उस ये नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद झेलम नदी से झील, उसके बाद यमुना नदी यमुनोत्री बंदरपूछ के पास से, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद कृष्णा नदी महाबलेश्वर पर्वत इसका उद्गम है। गोदावरी नदी का कहाँ है उद्गम, तो त्र्यंबक पठार नासिक में है। महानदी का उद्गम कहाँ है, सिंगवा भूमि रायपुर छत्तीसगढ़। और ताप्ती नदी का कहाँ है, तो बैतूल जिला मध्य प्रदेश में, ठीक है। और उसके बाद विश्व की प्रमुख नदियों के विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखेंगे विश्व की प्रमुख नदियां, नील नदी के विषय में आप जानेंगे। नील नदी बताए थे विश्व की सबसे लंबी नदी। अब यहाँ देखेंगे नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी और ये विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी न कह के लंबी नदी कह लीजिए, विश्व की सबसे लंबी नदी, ठीक है, विक्टोरिया झील से उद्गम होता है। और इस नदी पर आसवान बांध है, अक्सर प्रश्न आता है आसवान बांध और नासिर बांध किस पे है, तो नील नदी पे है, ठीक है। और नील नदी का उद्गम क्या है, तो विक्टोरिया झील, ठीक है। उसके बाद अमेजन नदी के विषय में आप जरूर जानिएगा, अमेजन नदी के विषय में प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ठीक है। एनाकोंडा सांप देखे होंगे, एनाकोंडा का टी में वो जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। उसी क्षेत्र में अमेजन नदी आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, या चौड़ी नदी भी कह सकते हैं, बड़ी नदी या चौड़ी नदी कह सकते हैं। सबसे लंबी ब्राजील में है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कांगो जायरे नदी विषुवतीय रेखा को 2 बार काटती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार आ चुका है। लिम्पीपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटता है, याद रखिएगा। माही नदी भारत की यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा, माही नदी। और रूर नदी जर्मनी में है, इसे कोयला नदी के नाम से जाना जाता है, काला होता है, जीवाश्म नदी है। जैसे आप जानते होंगे भारत में दामोदर नदी को रूर नदी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल की शोक नदी दामोदर नदी, उड़ीसा की शोक नदी महानदी, बिहार की शोक नदी कोसी नदी, याद रखिएगा। और दामोदर नदी को रूर नदी के नाम से, जीवाश्म नदी के नाम से, कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नदियों से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, ये बिल्कुल आप रटे रहिएगा, अक्सर एग्जाम में आता है ये भी। तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या रखें, झेलम नदी, ठीक है। झेलम नदी पर कौन सी परियोजना है, तो तुलबुल परियोजना आ चुका है एग्जाम में, याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में आ चुका है, ये आपकी यूपीएससी में भी आ गया है। ताप्ती नदी में उकाई परियोजना है। महानदी में हीराकुंड बांध है। गोदावरी नदी में हुसैन सागर बांध है। कृष्णा नदी में नागार्जुन बांध है, याद रखिएगा। सतलज नदी में पर भाखड़ा नागल बांध है, अभी हम लोग चर्चा किए थे। नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध है। और लूनी नदी को अंतःअपवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी खारा और मीठे पानी दोनों लेकर चलती है। लूनी नदी, याद रखिएगा, भारत की इकलौती नदी जो है। और भी नदियां हैं, जैसे ऊपर का पानी क्या खारा होता है और नीचे का पानी क्या होता है, जो है मीठा होता है। और ये राजस्थान में आगे चलने पर ये जो है बालू के नीचे चलती है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे तो हम लोग ये 8वां 9वां पॉइंट देखेंगे। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, याद रखिएगा। 4 राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में बहती है, अक्सर एग्जाम में आता है। उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर, चर्चा किया अभी हमने। दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कावेरी लगाइएगा, दक्षिण की गंगा पूछे तो गोदावरी लगाइएगा, फिर से समझ लीजिए।
जिसमें लिखा है दक्षिण भारत, भारत लिखा हो तो दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछेगा तो कावेरी लगाएंगे आप, ठीक है। और दक्षिण की गंगा पूछेगा तो गोदावरी लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर प्रदेश में चंबल नदी केवल इटावा जिले में बहते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। याद रखिएगा, भारत की रूढ़ नदी दामोदर नदी को कहा जाता है। दरकारण्य पठार से इंद्रावती नदी, ये इंद्रावती नदी एग्जामिनर को बहुत पसंद है, अक्सर देते हैं सभी इनका नाम। इंद्रावती नदी निकलती है जिस पर चित्रकूट जलप्रपात है। याद रखिएगा, चित्रकूट जिला भी है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, लेकिन चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, नियाग्रा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों को अमृत परियोजना, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, अमृत परियोजना के माध्यम से जोड़ा जाता है। यानी गर्मी के दिनों में दक्षिण भारत की नदियां जब सूख जाती हैं तो सूखे ना, इसलिए उत्तर भारत की नदियों से उसको जोड़ दिया गया। किस परियोजना के तहत? तो अमृत परियोजना के तहत। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, पेरियार नदी केरल में नौकादौड़ होती है। लोहित नदी पर ढोला सदिया पुल, ये आपको बताए थे, भूपेन हजारिका पुल है। अमरकंटक के पठार से नर्मदा नदी और सोन नदी निकलती हैं, याद रखिएगा। और नर्मदा नदी आती है कहाँ? खम्बात की खाड़ी में। और सोन नदी चली जाती है कहाँ? पाटलिपुत्र, कुसुमपुरा, ठीक है, पटना चली जाती है। भारत की 3 नदियां भ्रंश घाटी बनाती हैं। पहला नर्मदा नदी, दूसरा ताप्ती नदी और तीसरा दामोदर नदी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी पश्चिम में खम्बात की खाड़ी में एस्चुरी, ये पता नहीं क्यों बार बार पूछता है, ये एस्चुरी और डेल्टा खूब पूछा जाता है। एस्चुरी ज्वरन्मुख का निर्माण करती हैं। उसके बाद देखिएगा, नर्मदा नदी पर जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? जबलपुर में। कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आज की क्लास ओवर करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जो लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब न किए हों कर लीजिए, और संभव हो तो आप इसे अपने किसी ग्रुप में भी शेयर भी कीजिए, आपसे गुजारिश है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।